सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के प्रश्नों को। और आज यहाँ पर हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी अतले उत्तरी प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? 1 घंटा, 1 मिनट, 12 घंटे या 24 घंटे? दोस्तों, राइट आंसर है 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति होगी। तो हम सभी को पता है कि t इज इक्वल टू होता है 1/n के, या n इक्वल टू हो जाएगा 1/t के। तो t की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1/0.02। अब दशमलव के 2 अंक के पहले लगा है, यानी कि ऊपर 2 जीरो हम बढ़ा देंगे तो नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 100 को काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो 50 प्रति सेकंड आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है। किसी तरंग के आवर्तकाल यानी कि t और आवृत्ति में क्या संबंध होता है? तो अभी मैंने बताया t इज इक्वल टू 1/n, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं n इंटू t इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104 है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी को हम उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर। इस तरीके से तरंग है, तो ये श्रृंग है और ये गर्त है। तो इस श्रृंग से लेकर के इस श्रृंग की जो लंबाई होगी ये इसकी तरंग दैर्ध्य होगी वेव की। क्वेश्चन नंबर 105 है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। तो ताप मापने का जो विभाजन स्केल होता है वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 106 है। हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक कोशिका में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में? तो राइट आंसर है वनस्पति कोशिका में। 2019 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 108 है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, जंतु, चारकोल, कोयला या हीरा? तो राइट आंसर है हीरा। 2019 के एग्जाम में आप देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 109 है। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई द्रव से दूध उबाल रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, गैस में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो ये जो जीवाणु होता है जो चना और मटर की जड़ों की गांठों में मिलता है, ये होता है राइजोबियम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 111 है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है? तो 3 विधियों से, चालन, संवहन और विकिरण। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। ऊष्मा के सुचालक हैं लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। तो इन तीनों के ही तार होते हैं, तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिजली तो तार से ही होकर के जाती है। तो ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है। ऊष्मा के कुचालक कौन है? हवा, ऊन, पोर्सिलिन या सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 115 है। प्रकाश का महत्वपूर्ण स्रोत। पूरी पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। एक सूर्य पूरी पृथ्वी को, पूरी की पूरी पृथ्वी को, जितने भी देश हैं सबको एक साथ ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 116 है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं सूर्य, तारे, जुगनू या सभी? तो ये सभी है, प्राकृतिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। दीप्त वस्तु नहीं है दर्पण, सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती या लालटेन? तो राइट आंसर है दर्पण। दर्पण से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 118 है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, दोनों या कोई नहीं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है?
आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम या एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? तो दोस्तों ये बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है? तो ये बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अवतल दर्पण। बाहरी सतह पर कलई की रहती है और अंदर से ये चमकीला होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है इसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होती बल्कि आंतरिक सतह पर होती है और उभरे हुए जो सतह होता है ये चमकीला होता है। तो ये होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में बाहर की तरफ कलई होती है और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 126 है, वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है क्या कहलाता है? तो अंदर की सतह पर किसमें हो रही थी? अभी आपने देखा है जो चमकीली सतह थी ये अवतल दर्पण था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 127 है, आवृत्ति का मात्रक है तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 129 है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो इस तरीके से कोई पेंडुलम है वो एक बार इधर गया घूमा जहां सबसे ऊंचाई पर जा करके फिर नीचे आया फिर यहाँ सबसे ऊपर की ऊंचाई पर पहुंचा। तो जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है यही होता है आयाम। तो राइट आंसर हो जाएगा आयाम। क्वेश्चन नंबर 130 है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, वे पदार्थ कौन से होते हैं? या इस घटना को क्या कहते हैं जिसमें कोई भी वस्तु ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है? तो ये होता है ऊर्ध्वपातन क्रिया। इसके एग्जाम्पल हैं कपूर और नौसादर। क्वेश्चन नंबर 132 है, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है, कुछ बोला जाता है, तो ध्वनि पहाड़ से टकरा करके परावर्तित होकर के पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ये कहलाता है प्रतिध्वनि। आप एक बार बोल के देखोगे तो आप देखोगे फिर से वही ध्वनि आपको सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 133 है, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों को सुन सकता है और वो आवृत्ति है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134 है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा क्या होता है? तो पानी में या ये कह सकते हैं कि जल में प्रदूषण का मापन करने के लिए हम ये जो BOD परीक्षण ये करते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। एक तरीके से क्या करते हैं? मापन करते हैं, जल प्रदूषण का मापन करते हैं BOD के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 135 है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? तो सिंपल सी बात है, ग्लोबल मतलब पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना, तो पृथ्वी का गर्म होना। क्वेश्चन नंबर 136 है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? तो उत्तरी ध्रुव की बर्फ का पिघलना, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ का पिघलना, दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 137 है, ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है, एक तरीके से रक्षक परत है ये। तो जीवन रक्षक परत भी से कहते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, दाब का सूत्र है तो P = F/A के। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। पास्कल मात्रक है ऊर्जा का, दाब का, त्वरण का या बल का? तो पास्कल मात्रक है दाब का, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? आघात से, रगड़ से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से या सभी से? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सभी से। क्वेश्चन नंबर 142 है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस तरीके से है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि जो उद्योग धंधे हैं, तो इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। विज्ञान के चीजों की मदद से ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है। आधुनिक ईंधन कौन से हैं? लकड़ी, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल या सभी? तो राइट आंसर है सभी। दोस्तों आधुनिक समय में हम लकड़ी पर भी खाना बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबके पास गैस है। अभी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर लकड़ी से खाना बन रहा है। एलपीजी पेट्रोल का भी प्रयोग हो रहा है, ये भी ईंधन ही है। ठीक है, मिट्टी का तेल भी ईंधन है। तो अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए लकड़ी को हम छोड़ भी देते हैं तो एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी जो सिलेंडर होता है जिसमें एलपीजी गैस भरी होती है, और मिट्टी का तेल, ये सब अभी भी यूज होते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन द को ही हम लगाएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 144 है। मनोरंजन के साधन है वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविजन या सभी? तो राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 145 है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है। उष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो Q इज इक्वल टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी के। तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर M पर, उसके विशिष्ट उष्मा यानी कि S पर, और ताप डेल्टा टी टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। और यही फॉर्मूला पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 147 में। विशिष्ट उष्मा का सूत्र क्या होता है? तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है? तो जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया संघनन कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 149 है। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई भी वस्तु गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, जैसे कि कपूर और नौसादर। तो ऑप्शन सा दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है। हर्ट्ज मात्रक है किसका? तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, तो जो जिन ध्वनि तरंगों को हम सुन पाते हैं वो 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। तो ऑप्शन सा को हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 153 है। एल्कीन का उदाहरण है? तो दोस्तों मेथेन, एथेन ये एल्केन के उदाहरण है। एल्कीन का उदाहरण एथिलीन है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है। एल्काइन का उदाहरण है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्काइन में आता है एसिटिलीन, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। बाकी एथेन और मेथेन ये एल्केन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 155 है। कार्बनिक यौगिकों में क्या पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो पाया ही जाएगा, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम सभी को पता है डायबिटीज होता है। क्वेश्चन नंबर 157 है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये डेसिबल में हम मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को, जो हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 159 है। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H2 है। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 160 है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? दोस्तों जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर होगा, द नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 162 है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, द्रव में दाब का सूत्र क्या है? तो P इज इक्वल टू एच डी जी, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, प्रदूषण के प्रकार हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या सभी? तो राइट आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 165 है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों राइट आंसर है जल में पारे से होता है, पारे की अधिकता से। क्वेश्चन नंबर 166 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? पेयजल में नाइट्रेट से, पेयजल में फ्लोरीन से या पेयजल में फ्लोराइड से? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, तरंग गति कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, कार्बन के 2 अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, दिया हुआ है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 169 है, हाइड्रोकार्बन बना होता है, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, तो ऑप्शन सा जो है दोनों, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं, इसमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए इसमें से कोई नहीं है, मेथेन CH4 है, और इस तरीके से आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड मिलेगा मेथेन में। और एथेन C2H6, तो इसमें भी आप देखिए C2H6 में भी आप देखिए सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सब सिंगल बॉन्ड से, कहीं डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 पर आते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक है शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाइकेन। दोस्तों आप देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर सीरीज में गलत दिया होता है, क्वेश्चन नंबर 170 का ही आंसर गलत दिया था, तो बहुत जरूरी है कि क्लासेस को अच्छे से आप लोग पढ़ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 172 है, अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, भोपाल गैस त्रासदी के का कारण कौन सी गैस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों, इसको आप देख भी सकते हो यूट्यूब पर, इसके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, और बहुत दर्दनाक घटना थी, बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 175 है, ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है अम्ल वर्षा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो राइट आंसर है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 177 पर आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई नहीं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे आपके प्रश्न खत्म हो गए दोस्तों, बहुविकल्पीय आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको 8 विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहिए और क्लास को ऐसे ही देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारे विषयों के क्लासेस की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।